नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सारे लोग। चलिए साथियों, मिलकर इंडियन हिस्ट्री की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। साथियों, मैंने लास्ट क्लास के अंदर आप सभी को बताया था कि जब यूरोप में रेनेसा आ रहा है, पुनर्जागरण आ रहा है, तो वहां के लोग मसाले के लिए नए प्रकार के रूट्स तलाश रहे हैं। वास्तव में पुनर्जागरण से असर यह हुआ कि वहां पर वैज्ञानिक प्रवृत्ति ने जन्म लिया, मशीनों का उपयोग बढ़ा और वहां इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उद्योग क्रांति का जन्म हो जाता है। उद्योग क्रांति जब लगातार बार बार अधिक मात्रा में रॉ मटेरियल की डिमांड करती है, कच्चे माल की डिमांड करती है, तो वहां के सारे देश, चाहे वो पुर्तगाल हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, अलग अलग देश अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, कच्चे माल तलाशने के लिए भारत जैसे देश की ओर रुख करते हैं। और यही कारण है भैया, भारत के अंदर लगभग 14वीं-15वीं शताब्दी में यूरोपियन कंपनियों का आगमन होता है। कई सारी कंपनी आती हैं, लेकिन सबसे पहले नंबर की कंपनी जो भारत में आती है, आपको गलती से भी नहीं भूलना है, उसका नाम है पुर्तगाली कंपनी। यानी पुर्तगाल के लोग भारत में सबसे पहले आए। और यहां पर एक और फैक्ट लिखा गया है, ये भारत में सबसे पहले, फर्स्ट कम और लास्ट टू गो, भारत में, भारत की आजादी के बाद भी ये भारत को नहीं छोड़ रहे थे। बहुत मुश्किल से ऑपरेशन विजय चलाकर इन लोग को घर से बाहर निकाला गया, तब जाके आपको मामला देखने मिल रहा है। यानी अंग्रेजों वाली आजादी तो हमको 1947 में मिल गई, लेकिन अंग्रेज के चले जाने के बावजूद भी भारतीय कुछ क्षेत्रों में ये उस समय पर लगे हुए थे, बहुत मुश्किल से भगाया, तब जाके सारा काम हुआ। मतलब पुर्तगाली पहले आए और पहले गए। हर एक वो बात जो आपके एग्जाम के लिए पुर्तगाली कंपनी के बारे में जानना जरूरी है। चलिए सारे लोग मिलकर सारी चीज को जानते हैं। ये बात हम लोग कर चुके हैं कि भैया वैज्ञानिक प्रवृत्ति, ये सारी चीजें। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो कौन सा राजा या राजकुमार था जिसके समय पर पुर्तगाली कंपनी बनती है, स्टैब्लिश होती है और भारत में आती है। तो यहां पर आपको देखने मिल रहा है पुर्तगाली राजकुमार हेनरी द नेविगेटर। वास्तव में मैनुअल प्रथम, मैनुअल फर्स्ट उस समय का राजा था। उसी राज्य का राजकुमार, ये प्रिंस आपको देखने मिल रहा है, हेनरी द नेविगेटर। इसके द्वारा फरमान दिया जा रहा है, चार्टेड दिया जा रहा है, अनुमति ग्रांट की जा रही है कि भैया जाओ और जाकर व्यापार करो, मसाले का व्यापार करो, कुछ ना कुछ नवीन समुद्र मार्ग की, न्यू सी रूट को खोजो, ताकि हमारे देश का भला हो सके। यहां पर कुछ फैक्ट एंड फिगर्स आपको देखने मिल रहे हैं, हर एक बात ध्यान रखना है। हेनरी द नेविगेटर के अनुमति के बाद में सबसे पहला प्रयास जिस पुर्तगाली व्यक्ति ने भारत को टच कर किया, उसका नाम था बर्थोलोमेओ डियाज, लेकिन ये विफल हो गया। वास्तव में सारे लोग अफ्रीका के चक्कर लगा के, कल मैंने बताया था आपको, द केप ऑफ गुड होप को पार करके भारत में आने की बात कर रहे हैं। लेकिन जो प्रयास सफल हुआ, जो अटेम्प्ट सक्सेसफुल हुआ, उसका नाम था द्वितीय प्रयास। और यह किया जा रहा है 20 मई 1498 को। और वास्तव में साथियों, यहीं पर भारत का इतिहास बनता है। और यह प्रयास कर रहा है वास्को डिगामा। वास्को डिगामा केप ऑफ गुड होप यानी दक्षिण अफ्रीका को पार करते हुए भारत के केरल के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचता है, जहां पर वास्तव में साथियों, जब ये कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा वास्को डिगामा, उस समय का राजा, उस क्षेत्र का जो राजा था, उसका नाम था कालीकट का राजा जमोरिन। तो जमोरिन के द्वारा वेलकम किया गया, क्योंकि साथियों हमको ये लग रहा है कि जितने विदेशी लोग व्यापार करने भारत के क्षेत्र में आएंगे, जैसे जमोरिन को लगा कि अगर पुर्तगाली उसके पास आएंगे तो जमोरिन का लाभ होगा, पुर्तगाली यात्री हमें माल पैसा देकर जाएंगे, आभूषण देके जाएंगे, तो वास्तव में जमोरिन जैसे स्थानीय राजा बड़े खुश हो रहे हैं यूरोपियन कंपनी के आगमन से। वास्तव में उनको यह नहीं पता था कि भैया कुछ समय के बाद यही यूरोपियन कंपनियां तुम्हें ही पदस्थ कर देंगी और तुम्हारे ही शासन को छीन लेंगी। खैर, कल उस समय तो ऐसा नहीं हुआ। जमोरिन ने भर भर के पुर्तगालियों का, यानी मेनली वास्को डिगामा का साथ दिया, उसका स्वागत किया। यहां पर एक व्यक्ति का और नाम सामने आता है, गुजराती यात्री अहमद इब्न मजीदी। वास्तव में इसके द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है डायरेक्शन देने में, भारत के अंदर वास्को डिगामा को प्रवेश दिलाने में गुजराती यात्री, इस व्यक्ति का आपको बहुत ज्यादा योगदान देखने मिलेगा। कहानी के अंदर आगे बढ़ते हैं। कहानी में कुछ और तथ्य का हम समावेशन करते हैं, कुछ फैक्ट इंक्लूड करते हैं। जैसे भैया पुर्तगाली कंपनी का नाम आपको देखने मिल रहा है, कंपनी एस्तादो द इंडिया, जो 1498 में स्टेब्लिश होती है और भारत में अंदर आने की बात करती है। मैंने आपको कल ही बताया कि जब कोई विदेशी कंपनी, फॉरेन कंपनी, यूरोपियन कंपनी का अराइवल भारत में हो रहा है, तो वो शासन करने के लिए, वो ट्रेड करने के लिए, मेनली ट्रेड वाला शासन करने के लिए कहीं ना कहीं अपनी फैक्ट्री,
अपने केंद्र स्टेब्लिश करेंगी, अपने ऑफिसेज बनाएंगी। और पुर्तगाली कंपनियों का जो प्रथम केंद्र था, जो पहला सेंटर था, वो कोचिन केरल में 1503 में स्टेब्लिश किया गया। क्योंकि भैया अधिकांश मात्रा में जो सारे लोग आए वो उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया में नहीं आए। यूरोपियन कंपनी मेनली दक्षिण भारत में ही आकर, दक्षिण, क्योंकि बंदरगाह मेनली वहीं पाए जा रहे हैं, तो बंदरगाह के माध्यम से साउथ इंडिया ही उनके आकर्षण का, एट्रैक्शन का सेंटर बन रहा है। जब जैसे ही पहली सेंटर की स्थापना हो चुकी है, फिर पुर्तगालियों ने द्वितीय केंद्र को करनूल केरल 1505 में स्टेब्लिश किया। मतलब पहली फैक्ट्री हो गई, फिर दूसरी फैक्ट्री, धीरे धीरे करके प्लानिंग की गई कि भैया हम अपनी फैक्ट्री को एक्सपांड करेंगे ताकि हमें और ज्यादा व्यापार के अंदर लाभ हो सके। सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता है कि भैया जब कंपनी भारत के अंदर आई, मेनली पुर्तगाल कंपनी, तो उसका प्रथम गवर्नर कौन था? कौन व्यक्ति भैया जहाज के ऊपर चढ़ के आ रहा है, ब्लू पॉलिसी को लागू कर रहा है और भारत के अंदर स्टेब्लिश कर रहा है पुर्तगालियों को? तो नाम है फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम आपको देखने मिलेगा। जैसा मैंने आपको बताया, जब पुर्तगीज भारत में आ रहे हैं तब पुर्तगाल का शासक है मैनुअल प्रथम, जिसके भैया नाम है डॉन हेनरिक। जो राजकुमार, उसका मेन नाम था डॉन हेनरिक, जिसे बाद में हेनरी द नेविगेटर कहा जा रहा है। उसको ख्याति मिल रही है भारत में अराइव करने की, सारा काम करने का। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आता है, जब पुर्तगाली भारत में आ रहे हैं तो उस समय भारत में कौन राजा है? जब विदेशी कंपनियों का इन्वेजन भारत में हो रहा है तब कौन सी सत्ता भारत के अंदर काबिज है? साथियों, एक चीज समझना कि भारत में जब शक्तिशाली डायनेस्टी रूल कर रही होंगी तब पक्की बात है कोई विदेशी कंपनी भारत में आके काम कर सकती है, लेकिन वो तब तक देश के अंदर वॉर नहीं करेगी, लड़ाई नहीं करेगी, जब तक हमारे देश में बैठे हुए राजा या शासक या डायनेस्टी कमजोर ना हो जाए। जैसे ही इन कंपनी को पता चलेगा कि भैया भारत के राजा तो कमजोर हो चुके हैं, ये आपस में ही लड़े जा रहे हैं, इनको निपटाया जा सकता है, तब इन कंपनियों की मंशाएं, महत्वाकांक्षाएं, एस्पिरेशंस बढ़ेंगी और बाद में व्यापार से हटकर ये लड़ाई पर ध्यान देंगे और लड़ाई के बाद गुलाम बनाने की बात भी लोग कर रहे होंगे। खैर, पुर्तगालियों के साथ तो इतना ज्यादा काम नहीं हो पाया, पहले ये कमजोर होकर हार गए। देखिए मामला, जब ये भारत में आ रहे हैं तब भारत में सर्वाधिक बड़ी सत्ता या डायनेस्टी आपको देखने मिलेगी दिल्ली सल्तनत। मैं आपको भी मध्यकाल जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, भारत के अंदर स्पेशली दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना होती है। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, इसी के बाद पूरी श्रृंखलाएं स्टार्ट होंगी। इसी के अंदर आपको रजिया सुल्तान देखने मिलेंगी, अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश देखने मिलेगा, तुगलक वंश देखने मिलेगा। ये पूरा मामला आपको इसी समय पर देखने मिलेगा। खैर, दिल्ली सल्तनत के अंदर मेनली सिकंदर लोदी, यानी लोदी डायनेस्टी का राजा सिकंदर लोदी भारत में दिल्ली का, यानी भारत का सबसे बड़ा शासक आपको इस समय पर देखने मिल रहा है। बात हो रही है लगभग 15वीं शताब्दी की, मतलब लगभग 1500 ईस्वी में आपको सिकंदर लोदी का मामला देखने मिल रहा है। खैर, सिकंदर लोदी तो क्योंकि उत्तर भारत में, तो बहुत ज्यादा उसने परेशान नहीं किया। हाँ, दक्षिण भारत में पुर्तगाल के जहां पर फैक्ट्री स्टेब्लिश हो रही है, वहां पर एक बड़ा एम्पायर खड़ा हो चुका है, उसका नाम है विजयनगर। इसको भी हम दक्षिण भारत, जब हम साउथ इंडिया की हिस्ट्री पढ़ेंगे, तुलुप वंश, संगम वंश, इन सारी बातों के अंदर हम लेकर आएंगे। लेकिन फिर भी समझो, विजयनगर साम्राज्य बहुत इंपॉर्टेंट था और उसका राजा आपको देखने मिल रहा है नरसिंह राव द्वितीय, जो तालु वंश का था। वास्तव में इस राजवंश के समय विजयनगर एम्पायर में पुर्तगालियों को बेकार नहीं माना जा रहा। कई सारे पुर्तगाली आइडिया दे रहे हैं कैसे नालियां बनाई जानी चाहिए। मतलब क्योंकि पुर्तगाल थोड़ा डेवलप्ड है, उसको सिटी नियोजन करने का, सिटी प्लानिंग करने का आभास है, ज्ञान है, तो वो भारत में आके भारत के राजाओं के साथ मिलकर उनको कुछ ना कुछ ज्ञान दे रहे हैं। मतलब भारत के साथ ठीक ठाक मामला है विजयनगर के साथ पुर्तगालियों का। अगला मामला, अगर हम स्पेशली गुजरात की बात करें तो गुजरात का राजा आपको देखने मिल रहा है महमूद बेगड़ा। और गुजराती यात्री ने ही, मजीद ही बताया था मैंने आपको, उसी ने यहां पर हेल्प की थी भैया पुर्तगालियों के आगमन की। कई सारे फैक्ट एंड फिगर्स निकल के आएंगे। हिस्ट्री में दो ही चीज आपको समझना है बार बार, कि आपके पढ़ने का सोर्स सही हो, आपको कहानियां कॉन्सेप्ट रूप में समझ में आ रही हो, कॉन्सेप्ट के साथ में आपके पास में वो इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जो एग्जाम के अंदर सीधे आते हैं। तो भैया हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म करंट अफेयर्स अपडेटेड और हमारे देवाशीष क्लासेस एप्लीकेशन पर जो मैं आपको इंडियन हिस्ट्री के लेक्चर्स डिलीवर कर रहा हूं, उसका पूरा का पूरा जो मैंने प्रोफार्मा बना के रखा हुआ है, उसका मेन पर्पस है आपको कहानियां समझ में आए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ताकि भैया इतिहास कैसे घटित हुआ है, हिस्ट्री कैसे आगे बढ़ी है, और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो एग्जाम में सीधे आते हैं वो भी आपके जहन में बने रहें। एक निवेदन मैं आपसे करना चाहूंगा कि भैया आपको लगातार ये पीडीएफ देखते रहना है। घर पे एक बेसिक रिवीजन, जैसे कल मेरा लेक्चर आएगा उसके पहले 1 घंटे पहले, जो भी टाइम आपके पास, लगभग 11 बजे 12 बजे के आसपास अगर मेरा लेक्चर आ रहा है, तो सुबह 9 बजे उठकर एक बार एक बेसिक रिवीजन आप लास्ट क्लास का ले लो, ताकि आने वाली चीजों को पढ़ने में समस्या ना आए। अगली बात,
अगर हम वास्को डिगामा की बात करें तो भैया ये 20 मई 1498 को कालीकट यानी केरल के एक बंदरगाह में पहुंच जाता है। इनके जहाज का नाम है भैया साओ गेब्राल। केप ऑफ गुड होप यानी अफ्रीका का चक्कर लगाकर ये भारत में आते हैं। कौन सहायता करता है? अहमद इब्न मजीदी व्यक्ति नामक सहायता की जाती है। और जमोरिन जो कि स्थानीय राजा है कालीकट का, वो इसका स्वागत करता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, अब सीधी बात एक चीज समझना, अगर पुर्तगाल के लोग अगर व्यापार करने कालीकट बंदरगाह पे आएंगे, भारत में पुर्तगालियों के आने से पहले अरब के व्यापारी भारत में बैठे हुए थे। मतलब कालीकट में पुर्तगालियों के आने से पहले जो अरब व्यापारी हैं, अरब के ट्रेडर्स हैं, वो ऑलरेडी मसाले का व्यापार कर रहे थे। तो जैसे ही जमोरिन इनका स्वागत करेगा पुर्तगालियों का, वो अरब के व्यापारी नाखुश होंगे। और ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि भैया अरब व्यापारी पुर्तगालियों के अराइवल से खुश होते हैं या उसका विरोध करते हैं। तो यहां पर देखिए, अरब व्यापारियों के द्वारा विरोध किया जाता है पुर्तगालियों के आगमन का, क्योंकि पुर्तगाली बड़े हिल मिलकर बात कर रहे हैं कि चलो हम भी तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें नगर नियोजन सिखाएंगे, बहुत सारी चीजें हैं। साथ ही साथ अगर वास्को डिगामा की मेन बात की जाए तो वो काली मिर्च यहां से भरकर ले गया। और मैंने साथियों कल बताया था क्यों ये लोग भारत में आ रहे हैं, क्योंकि जो सामान भारत से लेकर गए कच्चा माल, उसका उनको 60 गुना दाम मिला। सोच के देखो क्या शानदार व्यापार रहा होगा। 100 की चीज को अगर मैं 60 गुना में बेचूं तो कोई भी व्यक्ति मरते करते हुए भारत में आएगा, भारत के साथ व्यापार करेगा। पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा केवल एक बार नहीं आया, एक बार सामान भर के ले गया, फिर और लालच में 1502 में दोबारा आया और कोचिन में फैक्ट्री की स्थापना के पीछे आपको वास्को डिगामा का मामला भी देखने मिल रहा है। तो भैया अभी तक वास्को डिगामा 2 बार आ चुका है। 1524 में आपको वास्को डिगामा फिर से आते देखने मिलेगा। यानी प्रश्न आता है वास्को डिगामा भारत में कितनी बार आया, तो आपको थर्ड टाइम वास्को डिगामा देखने मिलेगा। और साथियों सबसे मजे की बात कि उसकी मृत्यु भी भारत में ही हुई। 24 दिसंबर 1524 को कोचिन केरल पर ही उसकी मृत्यु हो जाती है। अंतिम श्वास भी वो भारत में रहता है। मतलब वास्को डिगामा जितना हो सकता है पुर्तगाल में ना पढ़ा जा रहा हो, उतना भारत के आधुनिक इतिहास में वास्को डिगामा को हम पढ़ रहे हैं। सामान्यतः मॉडर्न इंडिया की शुरुआत भी आपको वास्को डिगामा के साथ ही बहुत ज्यादा मात्रा में देखने मिल रही होगी। साथियों अगली बात आती है कि भैया ये जो पुर्तगाली भारत में आए, क्या उन्होंने भारत के अंदर कुछ कंट्रीब्यूशन किया? क्या उन्होंने, अच्छा योगदान सकारात्मक नकारात्मक दोनों हो सकता है। जैसे मान के चलो कि आतंकवादियों का हमला भारत में हुआ, तो क्या आतंकवादियों ने भारत में कोई अच्छा नहीं करा, लेकिन आतंकवादियों का इंपैक्ट तो भारत में नेगेटिव पड़ा ना। तो जब भी हम कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो हम मैक्सिमम चीज उसमें प्लस पॉइंट लेते हैं। जब हम इंपैक्ट की बात करते हैं, प्रभाव की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमको नेगेटिव इंपैक्ट भी ध्यान रखना पड़ता है। तो कंट्रीब्यूशन साथ ही साथ प्रभाव, दोनों बातें जब आप मेंस एग्जाम लिखोगे वहां पर ये क्वेश्चन आ सकते हैं। या यूपीएससी जैसे जो कई सारे कूट वाले क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे, वहां पर आपको ऐसे क्वेश्चन देखने मिलेंगे। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट योगदान आपको जो पुर्तगालियों का देखने मिलेगा वो है भैया प्रिंटिंग प्रेस। भारत में प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, भारत में समाचार पत्र छापने की सारी मामले इनके बाद स्टार्ट होंगे। ये फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस भारत के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं मेनली गोवा में 1556 में। ये पहले छपाई कारखाना स्थापित करके अपनी बातों को फैलाने के लिए, सोच के देखो भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार नहीं हुआ, उसे लाया जा रहा है, उसे इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है पुर्तगालियों के द्वारा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कई सारी फसलें पुर्तगालियों द्वारा इंट्रोड्यूस की जा रही है, जैसे तंबाकू की फसल, लाल मिर्ची की फसल, पपीता की फसल, आलू की फसल, मक्का की फसल, टमाटर की फसल, कहवा की फसल, अनानास की फसल, अल्फांसो आम की फसल, ये सब पुर्तगाली द्वारा इंट्रोड्यूस कराए जा रहे हैं। अगला सबसे इंपॉर्टेंट भैया जहाज निर्माण की कला, शिप को कैसे, अगर मैं आपको साथियों वर्ल्ड हिस्ट्री की बात बताऊं कि जब पुर्तगालियों ब्रिटिश फ्रांसीसी की तुलना की जाती है, तो जितनी शानदार नेवी पुर्तगालियों की उतनी किसी के पास नहीं थी। इनके पास शानदार पॉलिसी है, शानदार जहाज बना रहे हैं। तो भारत के अंदर भी इसका इंट्रोडक्शन आपको देखने मिल रहा है पुर्तगालियों से। अगला, ईसाई धर्म के प्रसार में भी आपको पुर्तगालियों का योगदान देखने मिलेगा। कई बार ये इनका ड्रॉबैक भी माना जाता है, धर्म का प्रसार करना बेकार नहीं था, लेकिन इन्होंने ही भारत के अंदर, देखो यहां पर प्रथम चर्च की स्थापना 1510 में आपको देखने मिल रही है, जिसका नाम है सेंट थॉमस, जो कि केरल के अंदर स्टेब्लिश है। तो प्रश्न आ सकता है कि पहला चर्च कहां पर स्टेब्लिश हुआ? सेंट थॉमस आपको केरल में देखने मिल रहा है, जो पहली चर्च है 1510 में। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। और पुर्तगाली कंट्रीब्यूशन आपको देखने मिल रहा है। वास्तव में अगर एक और चीज इंपॉर्टेंट देखी जाए, ये जो चर्च आप अगर आप गूगल पे फोटो करोगे तो गोथिक आर्किटेक्चर,
वास्तव में पुर्तगाल में जो चीज बनाई जा रही है, अलग अलग शैली, जैसे राम मंदिर बना तो वो मंदिर निर्माण की नागर स्टाइल से बना है, समझ पा रहे हैं? तो द्रविडियन स्टाइल होती है। ईसाई चर्च को बनाने की एक शैली है, उसकी एक अलग कला है, आपको देखने मिलती है, नुकीली चीजें बनेगी। तो गौथिक कला, गौथिक स्थापत कला, गौथिक आर्किटेक्चर कहा जाता है, उसका मामला आपको यहां से देखने मिलता है। जो प्रथम पादरी यानी पोप की बात चल रही है, जो प्रीस्ट हैं, वो फ्रांसिस्को जोवियर नाम के आपको देखने मिलेंगे, जो भारत के अंदर आएंगे। तो भैया पहली चर्च हो गई, पहली आपने प्रिंटिंग प्रेस देख ली, प्रथम पादरी देख ली, ये इंपॉर्टेंट है, ये कंट्रीब्यूशन है जो सकारात्मक रूप से आपको मामला देखने मिलता है। सर जब इतना अच्छा मामला था तो भैया पुर्तगाल का पतन क्यों हो गया? भारत में गुलामी स्टेब्लिश करी अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को निपटा दिया। पुर्तगालियों का वजूद इतना खत्म कैसे हो गया? पुर्तगालियों का ज्यादा मामला इतिहास में क्यों नहीं पढ़ा जाता? भारत में जब मॉडर्न इंडिया की शुरुआत हुई और जब ब्रिटिश कंपनी भारत में आई, तब तक पुर्तगालियों को निपटा दिया गया था। तो मैं आपको कुछ सॉलिड रीजन बताऊंगा कि भैया पुर्तगाली क्यों खत्म हो गए, कैसे उनका फॉल हो गया। देखिए, पहली इनकी पॉलिसी थी धार्मिक असहिष्णुता की, ये रिलीजियस इनटॉलरेंस पर विश्वास करते थे, इनके लिए इनका धर्म प्रमुख था। अब सीधी बात है, कोई दूसरे देश का व्यक्ति आकर अपने धर्म को हमारे ऊपर झाड़ेगा तो हम एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर वो साथ में रहकर साथ में अपने धर्म का डेवलपमेंट करता, वो समझ में आ सकता था, लेकिन क्योंकि धार्मिक भेदभाव सामने आया तो उनको लोगों ने ही, स्थानीय लोगों ने अपना नहीं माना और निपटा दिया। अगला, यूरोपीय कंपनियों के साथ में इनका संघर्ष हो गया। वास्तव में कहानी ऐसी थी कि आपको तो तीसरा पॉइंट देखने मिल रहा है, कार्टेज अर्मिडा काफिला, समुद्र की लूट की नीति। इसका मामला यह है कि इन्होंने कहा कि भैया जितने भी समुद्र हैं, उस समुद्र में हमारे जो जहाज होंगे वो बहुत पावरफुल है, हम ओपन वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी को लागू कर रहे हैं। मतलब भारत के पास अगर कोई जहाज अपना सामान लेकर लाना ले जाना चाहता है तो उससे हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी। सोच के देखो, समुद्र पर किसी का अधिकार नहीं है, लेकिन पुर्तगालियों ने अपने नेवी को स्टेब्लिश कर दिया और फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने कहा कि जब भी किसी दूसरे देश के जहाज को आना है तो उसे हमें टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स मतलब पैसा देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ सामान देना पड़ेगा, अगर तुम नहीं दोगे तो हम उसे लूट लेंगे। तो जैसे ही, अब कुछ लोग जो डर के मारे पैसा दे रहे हैं तो उनके साथ तो दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन मान के चलो ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने पैसा देने से मना कर दिया इन लोगों को, तो इन्होंने उनके जहाज लूट लिए और समुद्र की लूट करने से इनके दुश्मन पैदा हो गए, और दुश्मन पैदा होने से कई सारे वॉर हुए, जैसे वॉन डी वॉश का युद्ध होगा और वॉन डी वॉश में इनको निपटा दिया जाएगा। तो यूरोपीय कंपनियां भारत में आ रही हैं और आपस में लड़ रही हैं। पुर्तगालियों का भारत के साथ कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ कि मैं आपको बताऊं कि भैया पुर्तगाली का टीपू सुल्तान के साथ वॉर हो रहा है, नहीं। पुर्तगाली आ रही हैं और यूरोपीय कंपनी जो दूसरी हैं वही आपस में लड़े जा रही है, एक दूसरे को निपटाई जा रही है, भारत को कुछ करना ही नहीं पड़ रहा। तो ये कुछ पॉलिसीज थी जिन्होंने पुर्तगाली को कमजोर किया, जो मामला था। कुछ और तथ्य देखते हैं भैया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय गोवा आजाद नहीं हुआ था। इन्होंने जो मेनली अपना क्षेत्र बनाया ना, इन्होंने गोवा को अपनी विरासत मान लिया। इन्होंने देखा कि भैया गोवा तो इनका बच्चा है, मतलब गोवा पे तो इन्होंने जो ईसाई धर्म का प्रसार, सारा मामला आपको एक मॉडर्न कल्चर देखने मिल रहा है ना, वो पुर्तगालियों की देन है। गोवा, दमनदीप, ये सब पुर्तगालियों के कब्जे में थे और वास्तव में आजादी के समय पर ये छोड़ के नहीं जा रहे हैं। उस समय गोवा का गवर्नर आपको देखने मिल रहा है भैया बोसा, और बोसा मना कर रहा है कि हम तो नहीं छोड़ के जाएंगे, हम तो यहीं रहेंगे। अंतिम गवर्नर आपको देखने मिलेगा मैनुअल एंटोनियो, क्योंकि 19 जब भैया आजादी हो जाएगी, सीधी बात है, हम नहीं चाहते ना कि हमारी सॉवरेटी, हमारी संप्रभुता का कोई अंत करे, हमारे देश में हमारे खिलाफ बात करने वाला, किसी दूसरे को लाभ देने वाला कोई हमारे अंदर रहे। तो हमने यहाँ पर ऑपरेशन विजय को ऑपरेट किया और ऑपरेशन विजय को चलाकर भैया हमने गोवा को भी मुक्ति दिलाई। और यहाँ पर आपको एक फैक्ट देखने मिलेगा, 19 दिसंबर 1961 को, आपको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूं, यहां पर गोवा मुक्ति दिवस देखने मिलेगा। समान नागरिक संहिता की स्थापना की जा रही है। पुर्तगाली बस्ती गोवा, दमन, दीप का भारत में विलय किया जाता है और कई सारा मामला आपको देखने मिलता है। तो गोवा की मुक्ति की जा रही है किस देश से? ब्रिटिश से, फ्रांस से, डच से, पुर्तगालियों से। तो आंसर देना कि भैया पुर्तगालियों ने अपनी जागीर मान लिया था, इसको दहेज में दिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं। अभी मुंबई की बात भी आएगी, जब मैं आपको ब्रिटिशर्स पढ़ाऊंगा तब सारी चीज देखने मिलेगी। तो साथियों, मैं आशा करता हूं आपको पुर्तगालियों की कहानी समझ में आई होगी, उनके प्रमुख तत्व समझ में आए होंगे। जुड़े रहना है साथियों। अंतिम बात, अगर आप लगातार ना केवल इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी, कई सारे सब्जेक्ट को जानना चाहते हो तो हमारे एप्लीकेशन को, देवाशीष क्लासेस को डाउनलोड कीजिए। यहां पर आपको कॉम्बो ऑफर दिया जा रहा है। करंट अफेयर्स के रोज शानदार सेशन मैडम आपके लेके आ रही हैं। देवाशीष सर आपको कई सारे करंट्स के मुद्दे पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मेंस आंसर राइटिंग के लिए, प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए। तो भैया कूपन कोड अप्लाई करो और जुड़ जाओ हमसे करंट अफेयर्स अपडेटेड और देवाशीष क्लासेस से। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।